हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सो गाइस, हम लोगों का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरा चैप्टर शुरू करना था, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। लेकिन है ना, उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे नोटिस में आए, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो आज मैं आप लोगों से सबसे पहले वही डिस्कस करने वाली हूं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे जो DSSB 2023 है उसका पेपर पैटर्न क्या है। आपका जो DSSB का एग्जाम होगा 2023 टीचिंग पोस्ट के लिए, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस आपको नेट पर क्या गिवन है और एक्चुअली पेपर दिखता कैसा है, वो सब कुछ। तो पहले जानते हैं, ये पेपर जो है ये आपका 1 डे एग्जाम है। 1 डे एग्जाम यानी कि एक ही दिन में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके 1-2 दिन ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें पार्ट 2 है, लेकिन एग्जाम आपका एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके इसमें कौन से पार्ट है? पार्ट ए और पार्ट बी। आपके दोनों पार्ट्स जो इसमें होंगे ये 100 नंबर के होंगे, यानी कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का होगा। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको हर सही उत्तर के लिए, दोनों ही पार्ट्स में आपको हर सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और हर गलत उत्तर के लिए आपको -1/4 या फिर 0.25 माइनस हो जाएंगे। तो ये चीज समझ लीजिए, दोनों ही पार्ट में ऐसा है। ऐसा नहीं है सिर्फ पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट बी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। दोनों में ही यही काम होगा। अगर इसमें आप सही उत्तर देते हैं आपको +1 और -0.25 होगा, और यहां पर भी ऐसा ही होगा। ओके, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं तुक्के उठाने की, तो प्लीज मत उठाना, क्योंकि ये देखने में तो सिर्फ 0.25 है, बट ये एक्चुअली 1.25 है। कैसे है समझ कर देखिए। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है और एक क्वेश्चन गलत होता है, तो क्या होता है, यहां पे आपको जो +1 मिला और यहां जो आपका 0.25 हुआ माइनस, ये माइनस जो होगा ना, ये इसमें से माइनस होगा। तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन का 1 नंबर तो गया ही गया, साथ में ये जो यहाँ पे आपको ये जो आपको यहाँ पे पूरा 1 नंबर मिला था, उसमें से भी 0.25 माइनस हो गया, डिडक्ट हो गया। इसलिए तुक्के मत उठाना जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। और बहुत ज्यादा जरूरी कब होता है? जब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि अब आप फेल ही हो जाओगे। ओके, इतना समझ में आया कि क्या होगा। अब थोड़ा सा और जानते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या होगा। पार्ट ए आपका है जर्नल एग्जाम या फिर कॉमन पेपर, यानी कि चाहे आपका पेपर पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, आपका पार्ट ए आएगा और एक ही लेवल का पेपर आएगा, सेम तरीके का पेपर आएगा। ठीक है। और यहां पे पार्ट बी जो होगा वो पीआरटी का अलग, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग। ओके, ये समझ में आया। अब ये जो पार्ट ए है, ये जो जर्नल पेपर है, इसमें क्या होगा? बेसिकली इसमें 5 सेक्शन है 20-20 नंबर के। कौन से? पहला जीके और जीएस, दूसरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। जीएस और जीके जो है आपका, इसमें क्या होता है? इसमें या तो करंट अफेयर्स होते हैं या फिर स्टैटिक होता है, और दोनों। तो आप लोग को क्या करना है, आप स्टैटिक की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट होता है। तो उसमें आप
हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आप शुरू कर सकते हैं। अभी से शुरू कर दीजिए, आपकी स्टैटिक कंप्लीट हो जानी चाहिए एग्जाम की, आपके एग्जाम से अराउंड 1 महीना पहले तक ही। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। सबसे बेस्ट क्या रहता है कि लास्ट के आपको 1 साल के प्रिपेयर करने होते हैं, 1 ईयर के। तो ये जो 1 ईयर के आप प्रिपेयर करें, ये आप क्या कीजिए, आप पेपर से 1 महीना पहले आप लास्ट के 1 ईयर के शुरू से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा रिटेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है उस वक्त। ठीक है, तो आप भूलेंगे कम। ओके, तो ये आपका हो गया जीके जीएस। ये जो मैथ्स और रीजनिंग है, ये आपका एसएससी बैंक पीओ लेवल के आती है, तो इसके लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं। मैं खुद वेरियस एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूँ, क्वालिफाइड हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने DSSB का एग्जाम भी क्रैक किया है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी और टीचिंग पोस्ट भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैथ्स का एक पेपर है और जो रीजनिंग का आपका सेक्शन आता है, ये आपका प्रॉपर एसएससी बैंक लेवल का आता है। उसकी हम तैयारी शुरू कर चुके हैं और अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम मैथ्स में। तो आप किसी ने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सारी क्लासेस को प्रॉपरली देखिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो लेवल है मैंने इसको ध्यान में रखकर ही आपकी क्लासेस को डिज़ाइन किया है। ओके, अब आती है इंग्लिश और हिंदी की बात। इसमें बेसिकली आपकी वोकैबुलरी आती है हिंदी और इंग्लिश की, जो भी आपके ये सिनोनिम, पर्यायवाची हो गया, या आपके वर्ड मीनिंग्स हो गए, मुहावरे हो गए, ये सब हो गया। और आपका ये अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज वो आ जाता है। कुछ कुछ आपके बेसिकली जो भी आपकी ग्रामर और वोकैब है, इसमें वो सब आता है, ग्रामर और वोकैब, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। ओके, तो ये आपका पेपर 1 था। हर सेक्शन इसमें 20-20 नंबर का होता है। और ये 20-20 मिला के आपके बन जाते हैं 100। इन 20 की तैयारी हम अपने चैनल पर कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। ओके, सो अब चलते हैं अपने पार्ट बी पर। पार्ट ए आई होप सबको क्लियर है। पार्ट ए आपका पीआरटी के एग्जाम में भी आएगा, टीजीटी और पीजीटी के भी। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बायरफिकेट कैसे करेंगे, आपका पार्ट ए तो कॉमन ही रहेगा, आप पार्ट बी से बायरफिकेट करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं आपके पार्ट बी पर। सबसे पहले तो हम पीआरटी का सिलेबस समझते हैं। ये पीआरटी का सिलेबस क्या कहते हैं? ये पीआरटी का सिलेबस कहता है कि इन्हें सिर्फ जो इन्होंने प्रॉपर कहीं पे लिखा तो है ही नहीं कि आपके पीआरटी में क्या आएगा, उन्होंने लिखा है बस पेडागोजी या सीडीपी, बट आपको समझना है कि इसमें आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आपको सबसे पहले तो इसमें 11th एंड 12th की साइकोलॉजी की बुक्स पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। उसके बाद आपका आता है NIOS की नोट्स, ये आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आते हैं आपकी जो आपने सीटेट में पेडागोजी पढ़ी थी सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि EVS की पढ़ी थी आपने इंग्लिश हिंदी की पढ़ी थी, आपने क्या कहते हैं मैथ साइंस की पढ़ी थी, SST की पढ़ी थी, वो सारी पेडागोजीज। तो पेडागोजी ऑफ EVS, मैथ्स, साइंस, SST एटसेट्रा, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, जिसने भी जहां से भी एग्जाम दिया था उस हिसाब से आपकी पेडागोजी। एक बात और गाइस, मैंने मैथ्स के पेडागोजी ऑफ मैथ्स ये चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है पेडागोजी ऑफ मैथ्स के नाम से, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में प्रॉपरली सब्जेक्ट को करवाया है। आप उसे प्रॉपर देख सकते हैं ताकि आप लोगों का ये वाला सेक्शन भी कवर हो जाए। ओके, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका जो आपने सीटेट के लिए आपने CDP पढ़ी थी,
सीटेट और अभी किसी किसी ने केवीएस भी दिया होगा, जो ऑफ कोर्स DSSB का वेट कर रहा है उसने केवीएस तो दिया ही होगा। तो उनके लिए जो आपने सीडीपी पढ़ी थी वो, और कुछ फिलॉसफी, ये है आपका पीआरटी का सिलेबस जो आपको एक्चुअली पढ़ना है। भाई अब DSSB का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप सरकारी टीचर लग जाओगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये आपकी मेहनत है जो आपको करनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर बता रही हूँ, पेडागोजी ऑफ मैथ्स की अगर किसी को नीड है तो वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप चेक कर लीजिए, चैनल की वीडियोस में आपको मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं टीजीटी और पीजीटी पर। टीजीटी और पीजीटी पर, टीजीटी और पीजीटी में क्या है कि सपोज कीजिए आप सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। ये आपका जो पीआरटी होता है वो प्राथमिक लेवल का होता है, प्राइमरी टीचर होता है, उसमें आपका कोई सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, तो ग्रेजुएशन तो आपकी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में होगी, और आप कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की टीचर बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट होता है आपका, फिर वो कोई सा भी हो। सपोज हम मैथ्स लेके चलते हैं, तो अगर आपके पास मैथ्स टीजीटी है, ये यहाँ पे आप मैथ्स ही ले लीजिए, आपका इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 80 आएंगे आपके मैथ्स के और 20 आएंगे आपके मैथ्स पेडागोजी के। ये समझिएगा। अब ये जो 80 मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें भी एक कैच है, वो क्या है, कुछ अराउंड मतलब 80 में से ये आपके 30 to 35 क्वेश्चंस आएंगे आपके 10th तक के, जो हम पेपर 1 में भी कर रहे हैं। आपके 30 to 35 क्वेश्चन आएंगे आपके 10th तक के, जो हम ऑलरेडी अपने पेपर 1 में कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को कोई डाउट है आप वही वाले को फॉलो कर सकते हैं, और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर आप लोग सपोज कीजिए साइंस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो वो आपके 10th तक का जो लेवल है उसके हिसाब से आएंगे। उसके बाद आपके ये आएंगे अगले 30 to 35 11th 12th पर बेस्ड, जो आपका सिलेबस 11th 12th में है उस कंसर्न सिलेबस का, उस कंसर्न सब्जेक्ट का, ये उसमें से आएंगे। और अब बचा यहाँ पे कुछ 10 से 15 क्वेश्चन, ये आएंगे आपके ग्रेजुएशन से। तो अगर कहीं पे आप सिलेबस पढ़ो तो वहां लिखा होगा कि एनसीईआरटी अप टू 10th एंड डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th। इसका क्या मतलब है कि 10वीं तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो और उसका लेवल हम थोड़ा सा बढ़ा के 12th तक का कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में। मैंने पेपर्स दिए भी हैं और पिछले पेपर्स देखे भी हैं, उसमें आप समझ जाइए ऐसा पेपर आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो DSSB है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप नहीं कह सकते कि अगर उसने ऐसा पेपर एक बार दिया है तो दोबारा भी वैसा ही देगा, नहीं। यहाँ तक कि किसी शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है कि ये जो 10-15 क्वेश्चन थे ये बदल कर, ये बढ़कर अपने आप ही 20-30 क्वेश्चन हो गए और ये अपने आप ही 10-12 रह गए। तो ये शिफ्ट इनका कुछ ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रॉपर इसी पैटर्न पे चलेंगे। हाँ, पेपर यहीं से आएगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डिफरेंट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10th 11th 12th पढ़ के चले गए, ग्रेजुएशन के 10-15 क्वेश्चन है आप उसे छोड़ देंगे, नहीं, आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, या आपका पेपर जो है ये इसके बाद आपको सीधा नौकरी मिलेगी, ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। तो इसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं हम पीजीटी की। पीजीटी में भी सेम हिसाब रहता है, बस अब इसमें प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सिलेबस ऐड हो जाता है। जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने पढ़ा है वो भी ऐड हो जाता है। तो इसमें पीजीटी में यही हिसाब रहता है। पेडागोजी तो आएगी आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, और उसके बाद आपका इस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा हेर बदल होगा लेकिन फिर भी
मैंने आपसे अभी कहा कि DSSB के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रॉपर उस पर नहीं बांध सकते, उनका जो मन करेगा वो उस हिसाब से देंगे, उन्होंने कम से कम इतना बता दिया वही बहुत है। आई बात समझ? तो आई होप आप सभी को पेपर पैटर्न बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर है और आपको समझ में आ गया है कि पेपर 1 की कितनी वैल्यू है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और क्रैक क्राइटेरिया क्या होता है। यार देखो, पेपर क्वालिफाई करना अलग चीज है और पेपर क्रैक करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लो। ये समझ में आया? क्वालिफाई करना और क्रैक करने में क्या डिफरेंस है। अगर आप सपोज करो आपको 8th क्लास से 9th क्लास में जाना है, इसमें अगर आपको सिर्फ इतना है कि आपको क्वालिफाई करनी है 8th क्लास, तो आप 33% पे भी कर जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं क्रैक करना, यानी कि आपको बिल्कुल टॉप क्रीम लेयर में आना है, तब आपको यहां 90% प्लस लाने पड़ेंगे। और यही फर्क है क्वालिफाई करने में और क्रैक करने में। आया समझ? इसका ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर पार्ट है, 2 पार्ट है यहां पे, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही 100 नंबर के हैं, तो इसमें एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा हुआ है DSSB ने, और वो क्या है कि आपके दोनों ही पेपर में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए पास करने के लिए। इसका क्या मतलब है? सपोज करो आपने PRT का पेपर दिया, आपके 100 में से यहां नंबर आए आपके 92, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही बेटर स्कोर है आपका, 100 में से 92 मार्क्स। लेकिन यहां आपके नंबर आए 38, तब आप क्या करोगे? आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप पेपर ए जो है, पार्ट ए जो है, वो डिस्क्वालीफाई कर गए हो, आपने क्लियर नहीं किया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए कह रही हूं, अगर आप में से किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन छोड़ देंगे, या किसी और सब्जेक्ट में अगर आप कमजोर हैं और सोच रहे हैं कि हम 80 का ही पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, मत करना। क्योंकि 80 वाला बच्चा 60 नंबर ही लेके आ पाता है, और 60 में से भी कभी कभी 40 आते हुए देर नहीं लगती। दूसरा रीजन, दोनों के नंबर जुड़ के कट ऑफ लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है और इस 100 में से कट ऑफ लगेगी, नहीं, दोनों के नंबर जुड़ के कट ऑफ लगेगी और वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको जहां जितना मिल रहा है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आई। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी हो जाए, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां तो आपके 95 मार्क्स आ रहे हैं और यहां आपके 39 आ रहे हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने ही हैं। इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग दैट? सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, आपकी कट ऑफ किस तरीके से लगती है, आपका सिलेबस एक्चुअली कहाँ से उठकर आता है। अब आपको फोकस क्या करना है? अपनी तैयारी पर, क्योंकि अब आपको समझ में कम से कम इतना आइडिया लग गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीक में आपका DSSB का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और मई से जून तक के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो आप खुद सोचो, आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, आप उसमें इतना सब कैसे कवर कर पाओगे। इसलिए अपने आप को ढील मत दो, जितना टाइम मिला है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और अपने सिलेबस को मैक्सिमम हद तक कवर करो। ओके, सो कल हम अपना टॉपिक नया शुरू करेंगे, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। जो भी बच्चे मैथ्स के हैं, प्लीज आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर 1 के साथ पेपर 2 में भी कुछ हद तक आएगा, तो इसलिए आप उसे निगलेक्ट मत कीजिए। और बाकी बच्चे भी, पेपर 1 तो आपके आएगा ही आएगा, तो आपको उसके लिए तो ये पढ़ना ही है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट्स अच्छे लगे हों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास में से कुछ एफर्ट से आपको फ़ायदा हो रहा हो,
तो अपने दोस्तों तक मेरी क्लास को पहुंचाइए। आप लोगों के सिर्फ एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट से मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है मैं आपको नहीं बता सकती। तो बेस्ट है या तो मुझे मोटिवेट कीजिए या फिर और बच्चों के लिए हेल्प बनिए। ओके, सो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।